टारगेट सल्यूट गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर 1 पार्ट 2 नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। जैसा कि हमारा स्टाइल है, फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे एकदम सिंपल तरीके में। लेट्स स्टार्ट। अब जैसे बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जो पहले फॉरेस्ट थे, लेकिन फिर वहाँ हमने पेड़ काट दिए जिससे हम वहाँ पे घर बना सकें या वहाँ फार्मिंग कर सकें। अब क्या हो रहा है, अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो हम उन एरियाज में वापस पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ पेड़ लगाना काफ़ी नहीं है, हमें वहाँ के जो ओरिजिनल पेड़ थे, जैसे हर जगह की अपनी एक यूनिक टोपोग्राफी होती है, जिस तरह का प्लांटेशन वहाँ उगता है, राइट। तो जो ओरिजिनली ग्रोइंग पेड़ थे वहाँ के, जब हम वो पेड़ वहाँ पे वापस लगाते हैं तो वहाँ का इकोसिस्टम रिस्टोर हो जाता है। और नेचर में हर चीज़ एक साइकिल में चलती है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप फॉरेस्ट ले लो, जब फॉरेस्ट में कोई पेड़ जो है वो सूख जाता है या खुद ही गिर जाता है तो वो वेस्ट नहीं कहलाता, वो डिकम्पोज हो जाता है, उस पर बैक्टीरिया काम करते हैं, इंसेक्ट्स उसको खाते हैं और वो ग्रेजुअली डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने के बाद वो पेड़ वापस मिट्टी में मिल जाता है, जिससे सॉइल की वैल्यू बढ़ जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है। फिर जब सॉइल की वैल्यू और क्वालिटी बढ़ जाती है तो उसी से जो नए ट्रीज निकलते हैं, नए प्लांट्स निकलते हैं, वो और अच्छी हेल्थ के होते हैं। फिर ग्रेजुअली कुछ पेड़ गिरेंगे, कुछ नए प्लांट्स उगेंगे और ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये एक एग्जाम्पल है कि नेचर किस तरह से रिस्टोर और रीजनरेट करता है। तो इससे हमें समझना बहुत आसान हो जाता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पानी से जो एनर्जी मिल सकती है, या इवन वुड, टिम्बर जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है, ये सब एक्चुअली रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज देम इन अ सस्टेनेबल मैनर। अगर हम इसका ओवर यूज कर देंगे, अगर हम इसको इतना एक्सप्लॉइट कर देंगे कि जैसे हमने पेड़ काट लिया और उसके बाद नए पेड़ को उगने का मौका ही नहीं मिला, तो अल्टीमेटली ये खत्म हो जाएंगे, तब ये रिन्यू नहीं हो पाएंगे। इसीलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर हमें हमेशा के लिए रिन्यूएबल रखना है तो हमें नेचर का जो नेचुरल रिदम है रिस्टोरेशन का और रीजनरेशन का, ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नेचर का जो नेचुरल रिदम है, हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इसी तरह से चाहे टिम्बर हो, चाहे पानी हो, अगर पानी, हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे या फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, तो फॉरेस्ट जो हैं वो एक्चुअली बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वाटर साइकिल में। आप पढ़ चुके हो पहले की क्लासेस में भी कि वाटर साइकिल कितना इंपॉर्टेंट है और उसमें ट्रीज और प्लांट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर ग्लेशियर्स और फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो रिवर वाटर, जो एक एक्चुअली रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो रिन्यूएबल नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हम क्या करते हैं, हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं जिससे हम इंडस्ट्रीज रन करते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या हो गया, आपका कोल, पेट्रोलियम, इस तरह के जो फ्यूल्स हैं जिनको जनरली नॉन रिन्यूएबल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनको बनने में हजारों साल लगते हैं। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एनवायरनमेंट सब काम करता है और तब जाके ये फॉसिल फ्यूल तैयार होते हैं। तो जब हम अपनी इंडस्ट्रीज में फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं या फिर जब हम बहुत सारे पेड़ काटते हैं लैंड के लिए, फार्मिंग के लिए, हाउसिंग के लिए, तो उससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है, पूरे वर्ल्ड का गर्मी बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड का जो मौसम है, जो वेदर पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की वाटर सिक्योरिटी पे बहुत सीरियस थ्रेट हो सकता है। ये जो वाटर साइकिल है जिसपे पूरा वर्ल्ड डिपेंडेंट है, दिस कैन बी इन सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिस्टर्बेंस जो हम नेचर के नेचुरल साइकिल में कर रहे हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है वाटर टावर, ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन वाटर टावर का मतलब क्या होता है ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। वाटर टावर का मतलब होता है एक ऊंची हाइट पे, जैसे कि कोई माउंटेन के ऊपर, एक नेचुरल रिजर्वॉयर जहाँ पे पानी स्टोर होता है बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन में सब कुछ आ जाता है, रेन, हेल स्टॉर्म, स्नो, और वहाँ उस नेचुरल रिजर्वॉयर से धीरे धीरे पानी जो है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से कम्युनिटी सस्टेन होती है, लोगों को पानी मिलता है और इकोसिस्टम्स मेंटेन होते हैं। इसी को कहा जाता है वाटर टावर। अब जब हम चीजों का मतलब समझ ही रहे हैं तो एक और अच्छे वर्ड का मतलब समझते हैं, जो वर्ड है अर्घ्यम। ये हमारे कल्चर का बहुत पुराना हिस्सा है, बहुत ही ट्रेडिशनल हिस्सा है, जिसमें हम ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए, अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए, थैंकफुलनेस दिखाने के लिए एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट पानी चढ़ाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो सूर्य देवता को, जो सन गॉड हैं, उनको सुबह सुबह अर्घ्यम देते हैं
तो इस तरह से अगर हम अपने कल्चर में जाएंगे ना, तो आप देखोगे कि नेचर की बहुत रिस्पेक्ट है, नेचर को बहुत ही सेक्रेड माना जाता है, नेचर की रिस्पेक्ट करी जाती है और उसको पूजनीय माना जाता है। ये जो सस्टेनेबिलिटी और इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के जो थॉट्स हैं, ये तो हम आजकल इंग्लिश में बात कर रहे हैं और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ट्रेडिशनली ये हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का बहुत पुराना हिस्सा है। और बहुत सारी दूसरी कम्युनिटीज भी हैं वर्ल्ड में जो नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे, मतलब नेचर को बिना हार्म किए रहते थे। इसका एक एग्जाम्पल है कि बहुत सारी कम्युनिटीज जो हैं उनको मालूम है कि फिशिंग में वो वाला सीजन कौन सा होता है जिसमें नए बेबीज बन रहे होते हैं फिशेस के, उसको स्पॉनिंग सीजन कहा जाता है। तो उस सीजन में बहुत सारी कम्युनिटीज जो हैं वो फिशिंग नहीं करती हैं या कम करती हैं, जिससे फिश की जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे। लेकिन जब से कमर्शलाइजेशन हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई, तो उन लोगों ने काफी बार ये सब चीजों का ध्यान नहीं दिया। तो अगर हम टूना जैसी मछली लेते हैं, जो टूना फिश होती है, उसकी इतनी फिशिंग कर दी गई कि उसकी पॉपुलेशन में बहुत शार्प डिक्लाइन आ गया। तब लोगों को समझ में आया, अरे ये क्या कर रहे हैं। तब फिर कुछ अग्रीमेंट्स करे गए और फिशिंग में कंट्रोल किया गया। लेकिन अभी भी ट्यूना फिश जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ओशन के इकोसिस्टम को बैलेंस में रखती है, ये अभी भी इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन में है, बहुत ज्यादा रिकवर नहीं हो पाई है। कोई भी चीज खराब हो जाती है तो फिर उसको ठीक करना बहुत दिक्कत वाली बात होती है। तो इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो चीजें बनाती हैं जो हमें यूज करनी है, ठीक है ना, जो हमें चाहिए। कोई भी चीज जो बनती है उसके बाद फैक्ट्री से काफी सारा वेस्ट निकलता है और ये वेस्ट जो है काफी बार इसकी सही से प्रोसेसिंग नहीं होती है और बिना प्रोसेस किए इसको रिवर्स में और दूसरी वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है। अब रिवर्स में फिश रह रही हैं, दूसरी वाटर लाइफ रह रही है, वहां पे ये वेस्ट सही से डिके नहीं हो पाता, उस इकोसिस्टम का पार्ट नहीं बन पाता, जिसकी वजह से नेचर की जो नेचुरल साइकिल है रिस्टोरेशन और रीजेनरेशन की, वो डिस्टर्ब हो जाती है और पानी बहुत ही गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से और दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग। रिवर्स बिकम पॉइजनस एंड दे कैन नॉट सपोर्ट लाइफ। अब आइए हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के मतलब समझ लेते हैं, इकोसिस्टम फंक्शंस और इकोसिस्टम सर्विसेज। ये दोनों टर्म्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। हमको ये मालूम है कि नेचर हमें बहुत कुछ देता है, ठीक है, जैसे ट्रीज जो हैं वो नेचुरली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, फॉरेस्ट जो है वो नेचुरली पानी को फिल्टर करते हैं या सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, या फिर एनिमल्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें, जो भी एक्टिविटीज नेचर करता है, उसको कहा जाता है इकोसिस्टम फंक्शन। लेकिन जब ये फंक्शंस हमें बेनिफिट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। बहुत ही फाइन डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर ट्री ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है या फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरोजन को रोक रहा है, तो वो ऐसा करते हैं, दैट इज अ फंक्शन जो नेचर परफॉर्म करता है। लेकिन क्योंकि उस फंक्शन से हमको बेनिफिट हो रहा है, तो हम ऐसा कहते हैं कि ये इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो ह्यूमंस को मिल रही हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई बार्बर है जो हेयर कट कर रहा है, ठीक है, तो हेयर कट करना उसका फंक्शन है, उसका काम है, तो जो उसका काम है उसको हम बोलेंगे उसका फंक्शन। लेकिन एक अच्छे हेयर कट से आपको बेनिफिट होता है, तो आप ये बोलोगे कि आप ये गुड हेयर कट का जो सर्विस है वो आप उस बार्बर से ले रहे हो। तो ये वही चीज हो गई, जो काम इकोसिस्टम नॉर्मली कर रहा है दैट इज इकोसिस्टम फंक्शन। लेकिन जब वो फंक्शंस ह्यूमंस को बेनिफिट करते हैं तो उनको हम कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। जैसे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मैंने आपको बताया, ट्रीज जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्या आपको मालूम है कि एक मैच्योर ट्री एक दिन में 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन बनाता है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी ऑफ ट्री। और इसी तरह से एक ह्यूमन को एक दिन में 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जीवित रहने के लिए, टू लिव। और ये भी ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हो। अगर आप ज्यादा रनिंग या ज्यादा फिजिकल वर्कआउट कर रहे हो तो और भी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये हमने समझ लिया है, बट जैसा कि हमें मालूम है सस्टेनेबिलिटी आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बट हमें ऐसा लगता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो एंडलेस हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के पास भी बहुत सारे कोल रिजर्व्स हैं और उन रिजर्व्स को हम माइन करते हैं जिससे हम उस कोल को यूज कर सके फॉर एनर्जी। लेकिन जिस रेट पे हम माइनिंग कर रहे हैं, हमारे जो इंडिया की कोल रिजर्व्स हैं वो मात्र नेक्स्ट 50 इयर्स तक और लास्ट करेंगे बस। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि हमें और दूसरे सस्टेनेबल ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे और जितना भी कोल हमारे पास बचा हुआ है उसको भी जुडिशियसली यूज करना पड़ेगा, ढंग से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर गाइज। जो थर्ड पार्ट होगा वो हमारा लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम इस चैप्टर को फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसका क्या इम्पैक्ट होता है और कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज जो अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। Don't forget to subscribe, like and share it with your friends. I'll see you next time. Take care and keep it simple. Bye-bye.